हेलो दोस्तों, स्टूडेंट्स करियर में मैं यशमनी आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। साथियों, यूपी ट्रिपल एससी एक पेट एग्ज़ाम में बचे हैं मात्र कुछ गिनतियों के दिन। साथियों, अब हमें अपनी तैयारी का रिवीजन करना है, जिसके लिए ये क्लासेस आपको लगातार प्रोवाइड कराई जा रही हैं। साथियों, इन क्लासेस को देखेंगे आप तो आप ज़रूर एग्ज़ाम दे करके आएंगे तो आप ये महसूस करेंगे कि ये क्लासेस जो हैं आपके लिए कितनी यूजफुल रही। साथियों, विश्वास कीजिए, ये क्लासेस जो हैं ये वो मैटर है जो अधिकतर आयोगों द्वारा बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। साथियों, आइए देखते हैं वैदिक सभ्यता से जहाँ से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं एग्जाम्स में, हम उन्हीं पर चर्चा करते हैं। साथियों, वैदिक सभ्यता की बात करें तो ये सभ्यता 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच मानी जाती है। ये सभ्यता जो है वो आर्यों द्वारा विकसित की गई सभ्यता है। बात की जाए साथियों आर्यों की, तो आर्य जो थे, ऐसा माना जाता है कि ये मध्य एशिया से आए हुए थे और ये सबसे पहले जब हमारे तरफ बढ़े तो जब वैदिक सभ्यता में के स्थापना या सभ्यता विकसित करने की बात आई तो वो वहाँ से आकर के सबसे पहले पंजाब और अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में बसे। यही वो स्थान है जहाँ ये बसे और यहीं से वैदिक सभ्यता के पुनरुत्थान का समय प्रारंभ होता है। साथियों, अगर हम वैदिक सभ्यता की बात करें तो ये दो भागों में बांटी गई है। एक ऋग्वैदिक वैदिक काल है जिसका समय 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व माना गया है, और दूसरा उत्तर वैदिक काल है जिसका समय काल वो है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। साथियों, अगर बात वैदिक सभ्यता या ऋग्वैदिक काल की जाए तो आप देखेंगे कि ये सभ्यता जो थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। ग्रामीण सभ्यता से तात्पर्य है कि इस सभ्यता के रहने वाले लोग जो थे वो ग्रामीण थे। उसके बाद इनकी भाषा जो थी वो संस्कृत भाषा थी। साथियों, ऋग्वैदिक काल की प्रशासनिक इकाई की बात की जाए, साथियों बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋग्वैदिक काल की प्रशासनिक इकाई क्या है। ऋग्वैदिक काल के प्रशासनिक इकाई की बात की जाए तो ये देखेंगे आप कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र है। साथियों, इसमें सबसे छोटी इकाई कुल को माना जाता है। कुल जो है ये सबसे छोटी इकाई है और राष्ट्र को सबसे बड़ी इकाई माना जाता है। ऋग्वैदिक काल में प्रशासनिक इकाई की बात की जाए तो साथियों इसमें आप देखेंगे तो ग्राम जो है ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्राम का मुखिया क्या कहलाता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, ग्राम का मुखिया जो है ये ग्रामीणी कहलाता है। उसी प्रकार विश्व का मुखिया जो होता है उसे हम विश्वपति कहते हैं। साथियों ध्यान दीजिएगा कि विश्व का मुखिया जो है वो विश्वपति है और जन का जो मुखिया है उसे हम राजन कहते हैं। ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस पर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। इसके बाद बात करें तो वैदिक सभ्यता में सबसे अधिक जिस देवता का उल्लेख मिलता है वो इंद्र हैं, और इनके उल्लेख की बात की जाए कितनी बार इनका उल्लेख हुआ है तो उसकी संख्या 250 है। साथियों, अगर बात उत्तर वैदिक काल की करें तो उत्तर वैदिक काल जो है जिसका समय आप देखेंगे 1000 BC से 600 BC माना गया है, इसमें कई ग्रंथों की रचना की गई है। जैसे अगर ऋग्वेद को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो तीनों वेद बचते हैं वो उत्तर वैदिक काल के ही समय की रचना है। साथियों, सामवेद हो, यजुर्वेद हो, अथर्ववेद हो, ब्राह्मण ग्रंथ हों, अरण्यक हों, उपनिषद हों, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी ऋग्वैदिक काल की रचनाएं हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल में कुछ ऐसी कुरीतियाँ विकसित हुई जिसमें देखेंगे कि आप छुआछूत का बढ़ावा हुआ।
उसके बाद कर्मकांड की अधिकता हुई, महिलाओं की स्थिति जो थी वो कम ऋग वैदिक काल की तुलना में कमज़ोर हो गई। ये तमाम प्रकार की स्थितियां पैदा हुई। उसके बाद आप देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा बार कौन सी नदी का उल्लेख वैदिक सभ्यता में किया गया है। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, वो सिंधु नदी, जिसका उल्लेख जो है वो सबसे अधिक बार वैदिक सभ्यता में किया गया है और इसी नदी सिंधु नदी को ही सबसे महत्वपूर्ण नदी माना गया है। और बात की जाए अगर सबसे पवित्र नदी की वैदिक सभ्यता में, तो सबसे पवित्र नदी जो है वो सरस्वती को माना गया है। साथियों, ऋग वैदिक काल में इसी सरस्वती नदी को विद्या की देवी, सरस्वती नदी को विद्या की देवी कहकर पुकारा गया है, का नाम दिया गया है। साथियों, इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आप देखेंगे ऋग वैदिक काल, ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राग युग का वर्णन है, जो कि परशुड़ी नदी के किनारे लड़ा गया था। साथियों, ये परशुड़ी नदी जो है ये ऋग वैदिक काल की नदी है, जिसका आधुनिक नाम है जो है वो रावी नदी। आज के रावी नदी को ही ऋग वैदिक काल में हम परशुड़ी नदी कहते थे। उसके बाद आप देखेंगे जहाँ से क्वेश्चन बनता है साथियों, वो है कि वेद जो हैं, 4 वेद हैं, इन 4 वेदों के उपवेद क्या हैं। उपवेद के साथ साथ इनके ब्राह्मण पूछे जाते हैं, और इन वेदों के वक्ता जो होते हैं उन्हें हम पुरोहित कहते हैं, अर्थात कौन कौन के वेद के पुरोहित हैं। तो साथियों ध्यान दीजिएगा कि ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद का उपवेद जो है वो आयुर्वेद है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, और इसके ब्राह्मण जो हैं वो कौशितकी और ऐतरेय ब्राह्मण हैं। क्वेश्चन बार बार पूछा गया है साथियों, ऐतरेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण कौन से वेद के ब्राह्मण हैं। उसके बाद ऋग्वेद को बाँचने वाला या ऋग्वेद को जानने वाला, कहने वाला जो होता है उसे पुरोहित कहते हैं, और इसका पुरोहित जो है उसे होत्री बोलते हैं। साथियों, होत्री, ये क्वेश्चन पूछा गया है साथियों परीक्षा में। उसके बाद आप देखेंगे सामवेद। सामवेद का उपवेद जो है उसे गंधर्व वेद कहते हैं साथियों। सामवेद का उपवेद जो है वो गंधर्व वेद कहलाता है, और इसका ब्राह्मण जो है वो खंडविस और तांड्य है। साथियों ध्यान दीजिएगा, खंडविस और तांड्य है, और इसके पुरोहित जो होते हैं वो उद्गाता कहलाते हैं। इसके पुरोहित उद्गाता कहलाते हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आप यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद का उपवेद जो है वो धनुर्वेद कहलाता है। इसके जो ब्राह्मण हैं वो तैत्तिरीय और शतपथ ब्राह्मण कहलाते हैं। तैत्तिरीय और शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद के ब्राह्मण कहलाते हैं, और जो पुरोहित हैं वो अघ्वर्यु कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा शब्द अघ्वर्यु कहलाते हैं। यजुर्वेद का ब्राह्मण जो है वो अघ्वर्यु कहलाते हैं। बात अथर्ववेद की करें तो इसका उपवेद जो है वो शिल्पवेद है। ब्राह्मण की बात करें तो गोपथ है, और इनके पुरोहित जो कि अथर्ववेद का वाचन या उपदेश तरीके से दिया जाता है उन्हें देते हैं, वो पुरोहित कहलाते हैं, उनको हम ब्रह्मा कहते हैं। साथियों, अगली इम्पोर्टेंट बात जो है वो वैदिक सभ्यता से है कि कुछ वैदिक कालीन नदियाँ थीं जिनका अब आज के समय में आधुनिक नाम जो है वो कुछ और है। साथियों, ये यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, हम कुछ उन्हीं महत्वपूर्ण नदियों पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे वैदिक कालीन नदियों में गंडक नदी जो हुआ करती है, आज के समय में जो गंडक नदी है उसे हम वैदिक काल में सदानीरा के नाम से जानते थे। जो आज की गंडक नदी है वो वैदिक काल में सदानीरा नदी कहलाती थी। उसी प्रकार जो आज की गोमती है, गोमती नदी मतलब जिस नदी के किनारे लखनऊ बसा हुआ है, उत्तर प्रदेश की राजधानी, उसे हम वैदिक सभ्यता में गोमल कहते थे। साथियों, रावी नदी की बात करें
तो रावी नदी को परुषणिनी नदी कहते थे। परुषणिनी नदी अर्थात वही नदी जहाँ पर 10 राज्य युद्ध लड़ा गया था। साथियों, इसके बाद झेलम की बात करें तो झेलम को वैदिक सभ्यता में वितस्ता कहा जाता था। चिनाव को वैदिक सभ्यता में अस्किनी कहा जाता था। ब्यास नदी को वैदिक सभ्यता में विपाशा कहा जाता था। सतजल नदी को शतुद्री कहा जाता था। सरस्वती, ध्यान दीजिएगा साथियों, सरस्वती नदी को वैदिक सभ्यता में चितंग कहते थे। और सिंध नदी जो वैदिक सभ्यता में थी, सिंध नदी जिसे हम आज कहते हैं, इसे वैदिक सभ्यता में सिंधु नदी कहा जाता था। ये मैटर जो इतना है नदियों से साथियों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ज़रूर देखिएगा इसे। आगे बात करें, कुछ इम्पोर्टेंट मुख्य पॉइंट बनते हैं। जैसे वैदिक सभ्यता में एक प्रश्न बनता है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी और ये किस मंडल में पाया जाता है। तो साथियों, वैदिक सभ्यता में की बात करें जहाँ गायत्री मंत्र की रचना हुई है, तो गायत्री मंत्र के रचनाकार जो थे साथियों वो विश्वामित्र जी थे और ये ऋग्वेद के 3रे मंडल में पाया जाता है। उसके बाद एक प्रश्न बनता है, वेद त्रयी या त्रयी वेद कौन कौन से हैं और उससे अलग कौन सा है। तो साथियों, वेद त्रयी की बात करें तो वेद त्रयी में आप देखेंगे कि ऋग्वेद आता है, ऋग्वेद आता है वेद त्रयी में, सामवेद आता है वेद त्रयी में, और अथर्ववेद आता है और यजुर्वेद आता है वेद त्रयी में। जबकि अथर्ववेद जो है इन वेद त्रयी के बाद आता है। इस प्रकार से वैदिक सभ्यता से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं ये हमने आपको बोर्ड पर बता दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो साथियों ये हम हट जाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हुआ। साथियों, आप इसका रिवीजन कीजिएगा, देखिएगा। निश्चित रूप से अगर वैदिक सभ्यता से सवाल पूछा जाता है तो यहाँ से आपको निश्चित रूप से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मिलेंगे। आगे भी ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे साथियों, इसे आप देखेंगे। बाकी चीज़ें आपको पसंद आती हैं तो साथियों से इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि हम जब वीडियो अपलोड करूं तो वो वीडियो आपके पास पहुंचे। धन्यवाद साथियों।